द पर्स एंड द सॉर्ड। अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया है, E इज इक्वल टू ई, बड़ा फेमस फॉर्मूला है हिस्ट्री का ये। इसमें दो इक्वेशंस है, एक है इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर और दूसरा एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। लेकिन यहां है इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अब जहां भी स्टेट सिस्टम है मतलब टैक्सेशन है, इस पे तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, यहीं से मैंने शुरू किया, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, 6th सेंचुरी, मौर्य, पोस्ट मौर्य। जहां भी टैक्सेशन है तो जितना स्ट्रांग टैक्सेशन होगा उतना स्ट्रांग स्टेट होगा। अब हमने डिस्कस किया कि एडवांस रूरल इकोनॉमी प्लस अर्बन इकोनॉमी यानी स्ट्रांग टैक्सेशन सिस्टम। साउथ इंडिया, संगम एज, स्ट्रांग रूरल इकोनॉमी, एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी प्लस स्ट्रांग अर्बन इकोनॉमी, पुहार, उरायूर, मुजरिश, मीन्स स्ट्रांग टैक्सेशन सिस्टम। स्ट्रांग अर्बन इकोनॉमी, स्ट्रांग रूरल इकोनॉमी। अब स्ट्रांग अर्बन रूरल इकोनॉमी यानी एग्रीकल्चर इज द बिग सोर्स ऑफ इनकम। पैडी पैदा कर रहे हैं, रागी पैदा कर रहे हैं, शुगर केन पैदा कर रहे हैं, प्लस कैश क्रॉप्स, स्पाइसेस यानी पेपर, सिनेमन, कार्डमम। और सिनेमन तो एक ऐसी स्पाइस थी जिसके बदले गोल्ड मिलता था। स्पाइसेस, टर्मरिक, सैंडलवुड, एग्रीकल्चर वॉज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इनकम। कृषि से बहुत अच्छी इनकम होती थी। फिर स्ट्रांग अर्बन इकोनॉमी यानी शहरों से पैसा आता था। स्ट्रांग अर्बन इकोनॉमी, ट्रांजिट ड्यूटीज, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, मदुरई के फेमस कस्टम हाउसेस की कहानी, प्लस सेल टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन दोनों के अलावा इस्लाम में एक टैक्स है खुम्स। इस्लाम में खुम्स, जब भी कोई मुसलमान राजा किसी दूसरे स्टेट पर हमला करता था और उसको हराकर उसका खजाना लूटता था तो उसको बोलते थे वॉर बूटी, युद्ध के माल की लूट। 1/5 राजा को मिलता था, 4/5 सेना को मिलता था। यहां भी आय का सबसे बड़ा साधन था स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, इसीलिए तो वॉर होता था। मुजरिस, मदुरई और पुहार, ये तीनों सेंटरों पर इतना पैसा जमा होता था। मुजरिस, चेरा सेंटर, मदुरई, पांड्या सेंटर और पुहार, कावेरीपट्टम, चोला सेंटर। इतना पैसा होता था, इतना धन, इतना सोना। अशोक को जाना पड़ा इस सोना के लिए, समुद्रगुप्त को जाना पड़ा इस सोने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, औरंगजेब। यही थी अली बाबा की गुफा
स्पॉइल्स ऑफ द वॉर। एग्रीकल्चर, अर्बन सेंटर्स, स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, प्लस इमरजेंसी टैक्सेस as per imposed by the states। अब एविडेंस क्या है? डेक्कन में सातवाहन में मैंने बताया था कि जितना बड़ा टैक्स होगा उतना पावरफुल स्टेट होगा। तो राजा किस पे चलता था? चैरियट्स पे। राजा किस पे चलता था? हाथी पे, एलिफेंट। कमांडर्स किस पे चलते थे? चैरियट्स पे। फिर कैवलरी, हॉर्समैन, और हॉर्स इंपोर्ट होता था, और फिर फुट सोल्जर्स। ये एविडेंस था आर्मी, जो आर्मीज थी तीनों स्टेट की, ये एविडेंस थी कि टैक्सेशन अच्छा कलेक्ट हो रहा है। और कार्यकाल ने तो बांध बनाया कावेरी नदी पर, 12,000 स्लेव्स का इस्तेमाल किया उसने, यानी और प्रमोशन दिया एग्रीकल्चर को, सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट हेडिंग, राइज ऑफ सोशल क्लासेस। राइज ऑफ सोशल क्लासेस। जब भी इकोनॉमी और पॉलिटी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज होगी। अब साउथ इंडिया को एडवांस्ड कल्चर में कौन लाया? ब्राह्मण्स। जैसे आधुनिक भारत का निर्माण किसने किया? अंग्रेजों ने। तो सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में। ऐसे साउथ इंडिया को एडवांस स्टेज में कौन लाया? ब्राह्मण्स। तो सर्वोच्च स्थिति किसकी थी? ब्राह्मण्स की। बार्ड्स एंड पोएट्स, ब्राह्मण्स। बड़े बड़े तोहफे मिलते थे, लैंड ग्रांट्स मिलते थे। 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं कार्यकाल ने दी। एग्जैगरेशन हो सकता है। कार्यकाल एग्जाम्पल, कार्यकाल्स गिफ्ट। तो सबसे हाईयर पोजीशन पे, जैसे आधुनिक भारत का निर्माण, मॉडर्न इंडिया का निर्माण अंग्रेजों ने किया, तो सर्वोच्च पद पे कौन था? अंग्रेज। ऐसे एडवांस दक्षिण भारत का निर्माण किसने किया? ब्राह्मण। यही लेकर आए आर्यन कल्चर को। तो सर्वोच्च पद पे कौन था? ब्राह्मण्स। फिर लगातार रेगुलर वॉर्स, लगातार युद्ध होते थे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लास कौन होगा? वॉरियर्स। इसको क्या बोलते थे? एनआरडी। पहला ब्राह्मण्स, दूसरा एनआरडी, तीसरा एडवांस रूरल इकोनॉमी, यानी रिच पेजेंट्स रहे होंगे। रिच पेजेंट्स, इनका बड़ा दबदबा रहा होगा, जिनके ऊपर जमीनें रही होंगी, मसाले के बागान रहे होंगे, उनको वेल्लालास कहा जाता था। फिर आरासर, रूलिंग क्लास। आरासर ये रूलिंग क्लास था। तो पहला ब्राह्मण्स, हाईएस्ट पोजीशन, रिसीविंग गिफ्ट्स, प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज दे आर द क्रिएटर्स ऑफ कल्चर इन साउथ इंडिया, एडवांस कल्चर, आर्यन कल्चर। फिर एनआरडी, वॉरियर क्लास। फिर वेल्लालास, द रिच फार्मर्स। डेल्टा में अनाज उपजाना, मसालों के बगान पर जिनका कब्जा रहा होगा,
जिसका जमीन पर भारत में कब्जा है वो अमीर है। जिसके पास जमीनें हैं वो अमीर है। फिर आरासिर, ये रूलिंग क्लास था। अब जहां भी अर्बन इकोनॉमी होगी तो सेवक क्लास तो होगा ही, जो इन सब की सेवा करे। तो कदाई सियार, कदाई सियार, ये था सर्विंग क्लास, सर्फ। जहां भी होगी, जहां भी स्लेव्स, सर्विंग क्लास, देयर कंडीशन वाज लाइक स्लेव्स। जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होंगे वो क्राफ्टमैन भी होंगे, पारिसार, पारियार्स, ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स प्लस ये सर्विंग क्लास, ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स प्लस क्राफ्टमैन। बहुत सारे लोग होंगे जो कानून तोड़ेंगे, तो कानून तोड़ेंगे तो उनको इस स्ट्रक्चर से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको कोई राइट नहीं दी जाएगी, तो आउटकास्ट। और ये सारा डिवीजन इवॉल्व हो रहा था इकोनॉमी के डेवलपमेंट से। जो स्ट्रिक्ट कास्ट डिवीजन है वो अभी नहीं दिखाई पड़ेगा संगम एज में, वो इवॉल्व होगा, बढ़ेगा और फिर आगे दिखाई पड़ेगा। तो सारा ब्राह्मणिकल फ्रेम पैदा होना शुरू हो गया। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यही सब पूछता है प्री में। सब जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, देखो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिलीजन, बिगिनिंग ऑफ ब्राह्मणिज्म, बिगिनिंग ऑफ ब्राह्मणिज्म। हालांकि शुरुआत में सबसे ज्यादा कौन है? हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म के पास फिलॉसफी तो थी, आइडियोलॉजीज नहीं थी। जितनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी ब्राह्मण्स के पास थी, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के पास नहीं थी। उनके पास फिलॉसफी अच्छी थी, पर फिलॉसफी पर जीवन थोड़ी चलता है साहब। जीवन तो चलेगा आइडियोलॉजीज पे, स्टेट आइडियोलॉजी, सोशल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो ब्राह्मण्स ने डेवलप कर रखी थी, तो उन्हें तुरंत स्टेट पैटर्नेज मिलता था। अब ये जितने भी चेर, पांडे, चोल हैं, चेर, पांडे, चोल, ये सब ब्राह्मणिज्म की देन है। सब द आउटकम ऑफ ब्राह्मणिज्म, सब ब्राह्मणिज्म की देन है। और ब्राह्मणिज्म के पास एक बहुत प्यारा वेपन है जिसको कहते हैं अवतारवाद, थ्योरी ऑफ इनकारनेशन। जहां भी गए वहां के लोकल भगवान को इन्होंने कहा, अरे विष्णु का अवतार, तो यहां लोकल भगवान कौन? मुरुगन। मुरुगन को बना दिया सुब्रमण्यम। हो गया, हो गया एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण हो गया। मुरुगन को बना दिया सुब्रमण्यम। अब जब पिता एक हैं तो बच्चे अलग कैसे रह सकते हैं? फिर विष्णु की पूजा होनी ही है, क्योंकि राजा धरती पर उसका प्रतिनिधि है। क्रिमेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, जंगल और लकड़ी की कमी ही नहीं। क्रिमेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। पर वो जो मेगालिथ परंपरा थी वो भी जारी रही।
संगम एज, बर्थ ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। फिर ये संगम है क्या? नेक्स्ट हेडिंग कि आखिर ये संगम है क्या? तमिल लैंग्वेज एंड संगम लिटरेचर। तमिल लैंग्वेज एंड संगम लिटरेचर। नाउ urban culture has certain specific features. Whenever urban culture will develop, it will have certain features. If you see 6th century BC North India, अगर तुम 6th century BC में उत्तर भारत को देखो तो पहला फीचर क्या है? सिटीज। दूसरा फीचर क्या है? राइटिंग स्किल। तीसरा फीचर क्या है? सूत्र लिटरेचर। चौथा फीचर क्या है? करेंसी, करेंसी सिस्टम। जो अर्बन कल्चर होगा उससे कुछ स्पेसिफिक फीचर होंगे। जैसे तुम अगर अभी अफगानिस्तान को देखो, वहां शहर उत्पादन केंद्र, प्रोडक्शन सेंटर के रूप में नहीं मिलेंगे। राइटिंग स्किल का बहुत महत्व है नहीं, कोई नहीं जाना चाहता काबुल हायर स्टडीज के लिए। कानून फिक्स हैं, एन आई फॉर एन आई, कुछ लिखने उखने की जरूरत नहीं है। करेंसी पता ही नहीं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अब जब यह अर्बन कल्चर 4th सेंचुरी एडी के आसपास दक्षिण में स्थापित हुआ, तो ये सारे फीचर दक्षिण पे भी आए। सिटीज दिखाई पड़ी हमें साउथ इंडिया में, हमें राइटिंग स्किल दिखाई पड़ रही है, हमें सूत्रा लिटरेचर, कानून की किताबें, साहित्य जिसमें सब कुछ लिखा हो, प्रिस्क्राइब्ड। करेंसी सिस्टम तो खैर था ही। तो अब दक्षिण चूंकि लोकल और फॉरेन एलिमेंट का सम्मिश्रण था, तो संगम तो होना ही था। संगम क्या है? संगम अगर मिथिकली माने तो 8th सेंचुरी की जो कमेंट्रीज है, तमिलनाडु की जो 8th सेंचुरी की कमेंट्रीज है, 8th सेंचुरी की, 8th सेंचुरी एडी की जो कमेंट्रीज हैं, टीकाएं हैं, जो पुरानी किताबों पर टीकाएं लिखी गई हैं, अगर हम उनकी माने तो संगम 9,990 साल चला। कितने पोएटों ने अटेंड किया? 8,598 पोएटों ने अटेंड किया। कितने राजा इसके पैटर्न थे? 197 पांड्या किंग्स। और ये सब एग्जेगरेशन है, आदत है हमारी बड़ा चढ़ा के बोलने वाली। 8वीं शताब्दी की अगर हम कमेंट्रीज देखें तो 9,990 साल चला। 8,558 कवियों ने भाग लिया, 197 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। यह तो खैर एक एग्जेगरेशन की बात हो गई। संगम है क्या? असेंबली है। संगम क्या है? असेंबली है, कॉलेज है। किसका? लेखकों का, पोएट्स। पोएट्स का। पांड्यन पैटर्नेज में हुआ, यह बात स्पष्ट है। किसके संरक्षण में हुआ? पांड्य किंग्स के पैटर्नेज में, यह बात सच है। सेंटर क्या था? मदुरई। मदुरई में इसका लेखन हुआ। आज भी संस्कृत शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है मदुरई। सबसे बड़े केंद्रों में से एक है मदुरई। तो मदुरई में हुआ। कब लिखा गया? 300 से 600 एडी के बीच में लिखा गया। 300 एडी से 600 एडी के बीच में लिखा गया। और मोटा मोटी इस संगम लिटरेचर को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक नरेटिव। नरेटिव मतलब कथात्मक, स्टोरीज विद मैसेजेस, और इसको कहते हैं
मेलकिनक्कू, मेलकनक्कू। 18 मेजर वर्क्स, 18 बृहद कार्य। पहला नरेटिव, दूसरा डाइडेटिक। डाइडैक्टिक यानी उपदेशात्मक। फिलॉसफी, दर्शन, विचार, इसको कहते हैं किलकनक्कू। और इसी संगम लिटरेचर में साउथ के इतिहास की शुरुआत की कहानी छुपी हुई है। यही बताती है कि कैसे लोकल एलिमेंट्स का फॉरेन एलिमेंट्स के साथ सम्मिश्रण होकर दक्षिण में, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी संस्कृति का जन्म हुआ। कैसे, आगे पढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग, सोशल एवोल्यूशन फ्रॉम संगम टेक्स्ट। सोशल एवोल्यूशन फ्रॉम संगम टेक्स्ट। अब इतिहास के निर्माण में आर्कियोलॉजी और उसके बाद लिटरेचर की सबसे बड़ी भूमिका है। तो दक्षिण भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसमें संगम टेक्स्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। अब अगर हम नरेटिव पार्ट को देखें, जिसे कथात्मक कहते हैं, मेलकनक्कू, तो यह कहता है कि आरंभिक जो अर्ली तमिल लोग हैं वो पैस्टोरल है, फिशिंग करते हैं, पैडी पैदा करते हैं, राइस, वॉर बूटी। ट्राइबल सोसाइटी में वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, तो सबसिस्टेंस इकोनॉमी में जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो सबसे अच्छा इनकम है वॉर। इसलिए ट्राइबल सोसाइटियां बहुत लड़ती रहती। अब चूंकि लगातार लड़ाई हो रही है, तो जैसे उत्तर भारत के साहित्य में बहुत सारे हीरो का वर्णन है, राजा परीक्षित, राजा नहुष, आज दशरथ, ऐसे यहां भी हीरो वर्शिप, इस पूरे साहित्य में हीरो वर्शिप, नायक जो एक कबीले से दूसरे कबीले को लूट के लाके संपत्ति देगा वो नायक कहलाएगा ही। इस हीरो वर्शिप ने क्या किया, विरार काल प्रथा को प्रोत्साहित किया। विरार काल ट्रेडिशन, ये मानते हैं कि जब भी कोई हीरो मरता है तो पत्थर पे बदल जाता है। इसलिए मैं कह रहा बिल्डर की अगर ग्रेव देखोगे चारों तरफ पत्थर रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये चीज उससे प्रभावित कि जब हीरो मरता है तो वो पत्थर बन जाता है। तो विरार काल ट्रेडिशन मतलब नायक के मौत पर पत्थर स्टैब्लिश करना, और ये अर्ली तमिल का पार्ट है, अर्ली तमिल हिस्ट्री का पार्ट है। इसी के दूसरे पार्ट में, मेलकनक्कू के दूसरे पार्ट में, उन्होंने एडवांस तमिल हिस्ट्री को ही बताया। सेकंड पार्ट में एडवांस तमिल हिस्ट्री, स्टेट फॉर्मेशन, राज्य कैसे बना, फिर वही सारी कहानियां, टैक्सेशन सिस्टम कैसे पैदा हुआ, ट्रेड कैसे शुरू हुआ, एडवांस रूरल इकोनॉमी कैसे पैदा हुई, सेकेंड पार्ट में यह सब समझाया। पूरी गाथा मिलेगी आपको संगम में, लेकिन वो गाथा है, उससे हम बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं, इन्फरेंस। फिर किलकनक्कू, ये प्रकृत संस्कृत स्कॉलरों ने लिखा।
प्रकृत संस्कृत स्कॉलर्स उपदेशात्मक हैं। प्रकृत संस्कृत स्कॉलर्स ये शो करता है ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव, उससे द्वारा आई हुई चीजें। तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है। कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए? किंग के लिए। किसके लिए? कोटियर्स के लिए। किसके लिए? सोशल ग्रुप्स के लिए। किलकनक्कू अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है दक्षिण भारत का। कोड ऑफ कंडक्ट, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, दरबारी को कैसा होना चाहिए, दरबारी को क्या, और साथ में सोशल ग्रुप्स। फिर ग्रांट ऑफ विलेजेस, ग्राम अनुदान, और फिर सोलर लूनर डायनेस्टीज। अब ये सोलर लूनर डायनेस्टी का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्मृतियों का कॉन्सेप्ट है फ्यूडल पीरियड का। हर्षवर्धन के बाद जो छोटे छोटे सामंत थे, सबने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब राजा घोषित कर दिया तो सवाल उठा कि भैया इनकी जीनियोलॉजी, पुरानापन तो दिखाना पड़ेगा ना कि आज के नहीं है, बहुत आदिम काल, जब से पृथ्वी ब्रह्मांड बना तब से प्रतिहाराज। किसके वंशज? लक्ष्मण के। क्योंकि राम का दरवाजे पे कौन सेवक के रूप में खड़ा रहता था? लक्ष्मण। तो फ्यूडल पीरियड में यह सिद्धांत शुरू हुआ कि भैया इतने राजपूत कहां से आ गए। तो उसको रिलीजियस जस्टिफिकेशन के लिए सोलर लूनर डायनेस्टी पैदा की गई फ्यूडल पीरियड में। क्षत्रिय और राजपूत दोनों अलग अलग बातें हैं। क्षत्रिय लेटर वैदिक पीरियड, राजपूत फ्यूडल पीरियड। अब ऐसे साउथ इंडिया में भी हुआ। स्थानीय बड़े बड़े लोग जिनका जमीनों पे कब्जा था वो राजा बन गए। अब राजा बन गए तो इनको दिखाना पड़ेगा ना कि बहुत बड़े कुल से आ रहे हैं, तभी तो रॉयल्टी सेग्निफाई होगी, तभी तो आम आदमी मानेगा कि अरे भैया सूर्य के परिवार से हैं। तो सोलर लूनर डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट यहां पर आया। इन सबके साथ साथ तोलकापियम, यह साउथ की महाभाष्य है। महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य का नाम सुना है ना, यह साउथ का महाभाष्य है। बस महाभाष्य से समझ गए, ग्रामर और पोएटिक्स, अलंकार। फिर तिरुकुराल, ये गीता है दक्षिण भारत की। समझ गया? गीता से फिलॉसफी, दर्शन। फिर दो एपिक्स है, जैसे रामचरितमानस और महाभारत उत्तर में, ऐसे दो एपिक्स हैं। एक है शिल्पाधिकारम और एक है मणिमेखलाई। ये दोनों शायद चेर राजा सिंगुट्टुवन के समय लिखे गए थे, एपिक्स। रामचरितमानस क्या है? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। और महाभारत क्या है? पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसे ये दोनों हैं एपिक्स, महाकाव्य। और इन दोनों से उस समय की सोशल इकोनॉमिक लाइफ का पता चलता है। तो आपके पास इन सारी कहानियों से पता चलता है कि समाज में जैन थे, ट्रेडर्स हावी थे, अरासार रूलिंग क्लास हावी था, पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर उभर कर सामने आता है। और इस प्रकार संगम पीरियड में दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। पढ़ो यार मस्ती से, समझ में आ रहा है ना? डेक्कन, साउथ इंडिया कनेक्ट हो रहा है, कैसे कौन सी चीजें पैदा हुई। पढ़ ही नहीं पाए। ऑप्शनल की तैयारी करने वाले लोग अगर तुम्हें ये हिस्ट्री समझा दें, बताना मुझे आकर। पढ़ते ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं। समझ विकसित कर लो, आईएएस तुम्हारा पहला स्टेज होगा, लास्ट होगा
सेकंड लास्ट होगा प्रधानमंत्री, और लास्ट होगा भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओगे। लाइफ में सबसे बड़ी चीज है समझ, इसको विकसित कर लो, इससे विकसित कर लो कि पत्नी से जो संबंध है वो भोग भाव का होना चाहिए तो 7 जन्म चलेगा। अगर भोग का होगा तो 10 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। नशा सिर्फ मन को शांत करने का माध्यम है। सारा काम मन करता है ना, पढ़ भी रहा है, खेल भी रहा है, परिवार के बारे में सुन रहा है और सारी बातें सुन रहा है, स्ट्रेस बढ़ जा रही। मन तो मन चारों तरफ खेल रहा है, उसे शांति चाहिए। तो उसे शांति चाहिए तो एक रास्ता तो है नशा, ये बर्बाद कर देगा, और दूसरा रास्ता है ध्यान। ये जब जीवन में विकसित होना शुरू हो जाएगा तब आपका पहला चरण आईएएस, दूसरा चरण प्रधानमंत्री, तीसरा भगवान। बस यही चीज है मेरे पास आपको सिखाने के लिए। जय हिंद।